बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूनोलॉजी में नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस। इसमें बेसिकली यूँ कह लें कि इन्फेक्शन है इंटेरोकोलाइटिस, मतलब कि गट के अंदर कोलोन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है जो कि वहाँ पे नेक्रोसिस करवा रहा है। नाम से ही आपका काम बन गया, इजी हो गया। ठीक है, तो यूँ कह लें कि एक्वायर्ड न्यूनेटल डिसऑर्डर है दैट रिप्रेजेंटिंग एन एंड एक्सप्रेशन ऑफ दिस सीरियस इंटेस्टाइनल इंजरी। ठीक है, कोई भी उसको सीरियस इंटेस्टाइनल इंजरी हुई है, ठीक है, जो कि हमारे पास वेस्कुलर, म्यूकोजल और टॉक्सिक इंसल्ट करती है जो बच्चों की इमेच्योर गट है। ठीक है, क्योंकि बच्चों के भी गट इतनी मेच्योर नहीं है, तो इमेच्योर गट को जो इंजरी हुई है, ठीक है, वो वेस्कुलर, ठीक है, नंबर सेकंड में हमारे पास उसकी म्यूकोजल डैमेज करेगा, ठीक है, और नंबर थर्ड पे हमारे पास क्या डैमेज करेगा, उसकी सारी की सारी टॉक्सिक इंसल्ट कर देगा, मतलब उसकी जितने भी नॉर्मल फेनोमिना है उसको तबाह बर्बाद कर देगा। अच्छा, किन के अंदर ये ज़्यादा होता है? आइटिस इन्फ्लामेशन है, ठीक है, तो अब किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा? वही मैंने कहा प्री मैच्योरिटी जो है ना, रिस्क फैक्टर्स की अगर मैं डिस्कशन करूँ तो हमारे पास एक तो प्री मैच्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, प्री मैच्योर वक्त से पहले जो है ना वो बच्चा पैदा हो गया है तो उसके अंदर ज़्यादा ही इमेच्योर है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हुआ है, उस बच्चे को किसी भी वजह से ज़रूरत पड़ गई हमें, ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फेक्शन का काज है। या फिर वो पॉलीसाइथीमिया का शिकार है, कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर उसको ये हो सकता है। ठीक है, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम हो जाएंगे क्योंकि ब्लड अब गट की तरफ प्रॉपर जा नहीं रहा। हाइपर विस्कोसिटी के सिंड्रोम है, पॉलीसाइथीमिया के सिंड्रोम है, तो हमारे पास हाइपर विस्कोसिटी हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, वो सारी की सारी नेक्रोसिस, सेल डेथ ही एक किस्म की हो रही है ना गट की, तो वो मर जाएंगे उसके सेल। या फिर हमारे पास कह लें कि हाइपर ओस्मोलर फार्मूला फीड, अगर वो फार्मूला फीड के ऊपर है तो उसके अंदर हाइपर ओस्मोलर है, मतलब कोई चीज़ जो है वो गाढ़ी करने वाली है। ठीक है, हाइपर ओस्मोलर फार्मूला फीड जो है ना वो उसके ऊपर है वो। या फिर वो एस्फिक्सिया का शिकार है बच्चा, तो इसके अंदर हमें देखा गया है कि वो नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे अब अगर थोड़ी सी पैथोजेनेसिस डिस्कशन कर लेना, ठीक है, तो यूँ कह लें कि बावल इस्कीमिया जो है ना वो जिन लोगों को एस्फिक्सिया होता है उनके अंदर ही बावल इस्कीमिया, मतलब एस्फिक्सिया क्या, ऑक्सीजन की कमी है और वो सारी की सारी उसकी रिस्पिरेशन ठीक नहीं तरह परफॉर्म नहीं हो रही। ठीक, तो पैथोजेनेसिस यहीं से हम बना लेते हैं कि जिन लोगों को एस्फिक्सिया होता है उनके अंदर स्कैंडेरली जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो बावल इस्कीमिया हो जाएगा। ठीक है, बावल इस्कीमिया हो जाएगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ, मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने 10 नवंबर से पहले इंशाल्लाह कंप्लीट करनी है। ठीक है, फिर हमारे पास कह रहा है कि कुछ ऐसा मिल्क उसको प्रोवाइड किया गया है जो कि हमारे पास बैक्टीरियल, ठीक है, मतलब जो भी अब वो मिल्क लेगा ना तो वहाँ पे जो बैक्टीरियाज पड़े हुए हैं वो उस मिल्क को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करके अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाएगी। एस्फिक्सिया का मैंने कहा ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होता है, सारा और ब्लड जो है वो हार्ट और लंग्स की तरफ और ब्रेन की तरफ जाना शुरू कर देता है, वाइटल आर्गन की तरफ, तो उसके अंदर जीआईटी फिर कंप्रोमाइज़्ड हो जाती है, तो बावल का इस्कीमिया हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि गट के अंदर जो बैक्टीरिया है, अब जो इस्कीमिक हुई चीज़ है, ठीक है, वहाँ पे जब बैक्टीरिया के पास दूध आएगा तो वो दूध को जो है ना वो एज अ सबस्ट्रेट यूज़ कर लेगा अपने खाने पीने के लिए, बजाय इसके को इंसान को फ़ायदा, वो खुद अपने आप को फ़ायदा पहुँचा के अपनी टपाटप करके ग्रोथ अपनी बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास कहने की बैक्टीरियल इन्वेजन ऑफ द गट होगी तो हमारे पास जो गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब बैक्टीरिया वहाँ पे तबाही मचाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास गैस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं, एमसीक्यूज़ एक आता है, नीमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस। ठीक है, इंटेस्टिनैलिस, तो ये है कि इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने खा खा के तबाही मचाई है, उसके बाद उन्होंने गैस प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं निमोनाइटिस नीमोटोसिस इंटेस्टाइनलिस हो गया। ठीक है, अब ये बेसिकली गैस क्या करती है, एक तो हमारे पास गट की मज़ीद नेक्रोसिस कर देगी,
ठीक है? और एक वक़्त आएगा उसको इतना पतला कर दें कि गैस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक बार वो फट जाएगी, तो परफ़ोरेशन का ये गाँठ हमारे पास शिकार हो जाए, कितनी खतरनाक है, ठीक है? अब आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो आपने क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें देखनी है और डायग्नोसिस किस तरह बनाना है। तो ये बेसिकली आपको जो एंटेरोकोलाइटिस का पेशेंट है ना, बच्चा है जो इसकी इमेच्योर गट है, तो हमारे पास ये मोस्टली प्रेज़ेंट कर जाता है अमूमन फर्स्ट 2 वीक ऑफ द लाइफ़ के अंदर, ठीक है? पहले 2 वीक्स जो लाइफ़ के है ना, उसके अंदर हमारे पास प्रेज़ेंट करेगा, ठीक है? और इसके अंदर एक हमारे पास ट्राइएड जो है ना, वो फ़ॉलो होता है, 3 चीज़ों का ट्राइएड हमने इसमें फ़ॉलो करना होता है, ठीक है? वो कौन-कौन सा है? एक तो उसकी फीडिंग इंटॉलरेंस होगा, जो खाएगा वो उसको बर्दाश्त ही नहीं होगा, फीडिंग इंटॉलरेंस के साथ बच्चा आएगा। नंबर सेकंड पे उसका पेट देखें तो गैस की वज़ह से हमारे पास एब्डोमिनल डिस्टेंशन हमारे पास हो जाएगी, ठीक है? मतलब उसका पेट इधर आओ ना यार तुम, उधर क्या कर रहे हो? ठीक है? उसका पेट यूँ फूला हुआ आपको नज़र आएगा, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन का वो शिकार होगा। नंबर थर्ड पे हमारे पास क्या होगा, ग्रॉसली उसके जो है ना वो स्टूल जो है ना वो परफोरेशन की वजह से क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ खून निकलेगा, तो हमारे पास ब्लडी स्टूल हो जाएँगे। तो खूनी पखाने, ठीक है? और गैसी जो है ना उसका मैदा, और हमारे पास उसका जो मुँह है उसके अंदर इंटॉलरेंस, जो खा रहा है वो टपा-टप निकल रहा है हर चीज़, कुछ भी उसके अंदर रह नहीं रहा। ये ट्रायड हमारे पास होगी। साथ में बच्चा जो है ना, अब जितने भी आपको इससे रिलेटेड सिम्पटम दिमाग में आ रहे हैं, मतलब आप कह लेंगे एपनिया उसको हो सकता है, वीकनेस होगी, ज़ाहिर बात है जब जज़ब नहीं हो रही कुछ चीज़, लेथार्जी वगैरह हो सकती है, ठीक है? और एब्डोमिनल वॉल जो है ना उसकी, क्योंकि गैस वहाँ पे है, वहाँ पे स्कीविया होगा, तो एब्डोमिनल वॉल के ऊपर आपको ब्लूनेस मिल सकती है, डिस्कलरेशन मिल सकती है, या आप ये लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? और जो उसका टेम्परेचर होगा वो हमारे पास अनस्टेबल होगा, ठीक है? कभी ऊपर कभी नीचे, और पेशेंट हमारे पास मोस्टली हाइपरग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने ऑस्मो हाइपर ऑस्मोलर उसको फ्लूइड दे रहे थे किसी दौर में, तो उसके अंदर फिर हम हाइपरग्लाइसीमिया की एक स्टेट आ जाएगी, ठीक है? एट द एंड हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ वो पेशेंट प्रेजेंट कर लेगा। तो ये अगर सिम्टम्स आपके पास हैं, ये ट्राइएड है, लेथार्जी, एपनिया, डिस्कलरेशन, अनस्टेबल, हाइपरग्लाइसीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ना, तो ये हमारे पास पक्का केस है इसका, ठीक है? अब आपने यहाँ पे डायग्नोसिस किस तरह करनी है, मतलब किस तरह पेशेंट को डायग्नोस करना है, डॉक्टर साहब आप बैठे हुए हैं, तो आप सबसे पहले सीबीसी उसका करवा लो, ठीक है? उसके अंदर आप क्या देखोगे, ल्यूकोसाइटोसिस जो है ना वो आप इसके अंदर देख लोगे, ल्यूकोसाइट का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है? और हमारे पास न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोफिल जो है ना वो हमारे पास उसका लेवल थोड़ा पेनिक होगा लो। एक्स-रे के ऊपर जब आप देखेंगे तो आपको जो डायलेटेड थिकेंड बाउल मिलेगी ना, ठीक है? वो आपको एक्स-रे के ऊपर, एब्डोमेन के एक्स-रे आप करवा लेंगे तो आपको बावल लूप जो है वो थिकेंड मिल जाएँगे, क्योंकि उनकी बार-बार नेक्रोसिस हो रही है, तो वो जहाँ से नेक्रोज़ वहाँ पे मोटे हो जाते हैं। तो थिकनिंग ऑफ दी बावल वॉल जो है ना वो आपको मिल जाएगी। फिर हो सकता है परफोरेशन मिल जाए वहाँ पे आपको, फिर हमने कहा गैस प्रोड्यूस होती है, फ्री एयर आपको कहीं न कहीं मिल जाएगी, ठीक है? पोर्टल वेन एयर के अंदर हमारे पास एक है कि प्री एब्डोमिनल एयर और पोर्टल वेन एयर हमारे पास इसमें लिखा हुआ है। आप साथ में इसका ब्लड कल्चर करवा लो। ब्लड कल्चर में पता चल जाएगा कौन-सा बैक्टीरिया है। स्टूल की एग्ज़ामिनेशन करा लो। हमने कहा यहाँ पे ब्लडी स्टूल है तो एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी है। ठीक है? एबीजीज़ करवा लो, आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिल जाएगा। ठीक है? सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आप करवा लो, वो भी डी रेंज होंगे। कोआगुलेशन प्रोफ़ाइल करवा लो, तो वहाँ वहाँ से उसकी तबाही हुई होगी, क्योंकि हमारे पास ब्लडी स्टूल आ रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ ब्लड के अंदर भी चल रहा है। अब आपके पास पेशेंट तो आ गया। ठीक है? तो पेट की एक्स-रे के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपको ना एयर जो है ना वो देखनी होती है, और वो परफोरेशन की निशानी होती है, ये आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। मैनेज किस तरह करना है इस पेशेंट को, इस बेचारे को क्या मरने दें हम? ठीक है? तो हमारे पास जो है ना वो मैनेजमेंट ऑफ दी न्यूनेटल जो हमारे पास नेक्रोटाइज़िंग जो है ना, इसकी मैनेजमेंट में हमारे पास एक तो आपने जो उसकी इंटेरिक फूड है वो डिसकंटिन्यू करनी है। मतलब अगर आप उसको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के ज़रिए जो इंटेरिक फीडिंग दे रहे हैं, वो आपने बिल्कुल रोक देनी है। तो ऐसे पेशेंट मोस्टली जो है ना वो हमारे पास ट्यूब के ज़रिए हम उसको फ़ीड कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने उसकी वो ट्यूब को रिमूव करना है, ठीक है? तो उसको जो है ना वो इंटेरिक जो फ़ीडिंग है, वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। तो फिर कैसे देना है उसको? पैरेंटरल, मतलब हमने आईवी जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको लगानी है। साथ में आपने क्या करना है, एनपीओ रखना है उसको, नील पर ओरल कितने दिनों के लिए? 2 वीक्स के लिए, ठीक है? मुँह से उसको कुछ भी खाने-पीने नहीं देना, बस हल्का-हल्का जो है ना वो गला उसका तर रहे, बस इतना ही काफ़ी है।
उसकी गट को रेस्ट देना है। फिर जो मैदे के अंदर है वो आपने गैस्ट्रिक ड्रेनेज कर लेना है, जितना भी उसके स्टोमक के अंदर है वो उससे सारा मवाद निकाल लेना है। तो गैस्ट्रिक ड्रेनेज कर लेंगे आप। ये कैसी ड्रेनेज करेंगे आप, वही जो एनजी ट्यूब डली हुई है वहीं से आप उसको सक कर लो सारे का सारा बैग, ठीक है। उसके साथ आप उसको मॉनिटर कर लो, जितने भी उसके वाइटल साइन है उसको मॉनिटर करते रहो। उसके एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, मैंने कहा ना गैस प्रोड्यूस होती है एक्सरे के ऊपर, तो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस को मापते रहो कि आया कि वो बढ़ रहा है कम हो रहा है, ठीक है। वो आपसे फिर आपने मेटिंडा मेट्रोनिडाज़ोल जो है ना वो आपने एंटीबायोटिक्स के तौर पे जो है ना मेट्रोनिडाज़ोल एंटीबायोटिक्स एज अ आईवी जो है ना वो आपने लगानी होती है, मुंह से ना खिला देना, ठीक है। एंटीबायोटिक का कोर्स कर दो। और अगर फिर भी ना ठीक हो ले तो फिर हमारे पास जो नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस वाली जो जो एरिया नेक्रोज हो चुका है उसको सर्जरी करके इस पे एरिया को निकाल के बाकी चीज़ों को आपस में ठीक नॉर्मल चीज़ों को आपस में कंबाइन कर दो सर्जरी करके। तो हम इसको जो सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ दी नेक्रोटिक बाउल सेगमेंट, जो मर गया है एरिया उसका आप सर्जिकल रिसेक्शन कर दो ताकि बाकी जो ठीक एरिया है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। तो ये है हमारे पास नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस जो मोटा मोटा सा था, इससे ज़्यादा कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट हमारे पास न्यूनेटल सेप्सिस का एक केस है, उसको भी हम लगे हाथ देख लेते हैं। जितना को क्वेश्चन आना है ना, अगर इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो यहाँ से ले तो कोई शायद किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है। अब न्यूनेटल सेप्सिस नाम से ही आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा है। न्यूनेट्स के अंदर हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन हो चुका है, सेप्सिस हो, जिस तरह होता है ना टॉर्च इन्फेक्शन हो गया, मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, रुबेला हो गया या कोई भी और इन्फेक्शन हो गया, तो वहीं पे हम ना आपको पता चल जाएगा कि ये एक एक्चुअली होता क्या है, क्लिनिकल सिंड्रोम है सिस्टेमिक इलनेस का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे न्यूनेटल सेप्सिस बेसिकली क्या है, एक बुक के मुताबिक अगर आप देखें ना, परवेज़ अकबर के अंदर उसके अंदर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, क्लिनिकल सिंड्रोम है, ठीक है। किसका, सिस्टेमिकली वो बंदा जो है ना वो बच्चा इल है, ठीक है। सिस्टेमिकली इलनेस रिजल्टिंग फ्राम मेटाबॉलिक एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स फ्राम इन्फेक्शन इन द न्यूमेट। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, एक तो उसका मेटाबॉलिक कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, और उसका जो सर्कुलेटरी कोलैप्स है वो भी हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्शन इन द न्यू बॉर्न। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि न्यूनेटल सेप्सिस की हमारे पास क्या होगी। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन आप किस तरह करेंगे, आपने उसका सेप्सिस है ना, तो जैसे ही बच्चा आया आप उसका चेस्ट एक्सरे जो है ना CXR बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कर लेंगे, ठीक है। आपने स्टार्ट यहीं से करना है। फिर आपने क्या करना है, जितना भी उसका गैस्ट्रिक है ना एस्पायरेशन वो कर लेनी है, ठीक है। गैस्ट्रिक एस्पायरेट जो है ना वो आप उसको एस्पायरेशन कर लेंगे। फिर स्मेयर जो है ना वो आप वहाँ से ले लेंगे, और हमारे पास ट्रेकियल एस्पायरेट भी अमूमन जो है ना वो आप इसके लिए करेंगे। ट्रेकिया और हमारे पास जो मैदा है स्टोमिक वहाँ से भी एस्पायरेट करेंगे। फिर आपने ऐसे पेशेंट का, क्योंकि सेप्सिस है तो हमें किस तरह पता चलेगा, यूरिन आपने कल्चर ले लेना है, ठीक है। फिर आपने ब्लड कल्चर ले लेना है, और आपने CSF जो है ना वो 3 कल्चर आपने जो है ना वो ले लेने हैं, आपको इसके लिए डायग्नोसिस के लिए हेल्प करेंगे। फिर आप इसके लिए जो है ना वो ESR करवा लेंगे, एस्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट देख लेंगे, C रिएक्टिव प्रोटीन जो है देख लेंगे ताकि आपको पता चल सके इन्फेक्शन है या नहीं। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कुछ इसकी ना न्यूनेटल सेप्सिस अर्ली ऑनसेट होता है और लेट ऑनसेट होता है। अगर तो ये हमारे पास पहले 4 दिनों के अंदर आ जाए बच्चा, तो मतलब अर्ली ऑनसेट, अगर 4 दिनों के बाद आया हमारे पास तो वो बेसिकली लेट ऑनसेट हो के अंदर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, साथ में आप परेशान हो ब्लड काउंट तो कराएँ, तो FBC के नाम से टेस्ट होता है, फुल ब्लड काउंट जो है ना वो आपने उसका देख लेना है। TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आप देख लेंगे। DLC इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये आप देख लेंगे तो आपको बड़ी जल्दी जो है ना वो न्यूनेटल सेप्सिस का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या करनी है आपने, क्योंकि है तो कोई बैक्टीरिया ही जो इसकी चीज़ों की सेप्सिस कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली आप एंटीबायोटिक्स एक तो स्टार्ट करवा लेंगे फ़ौरन से पहले, साथ में आपने उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जल्दी से लिख देते हैं यहाँ पे कि आपने सबसे पहले इसके अंदर एंटीबायोटिक्स जो है ना वो आपने शुरू करवा देनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करवाना है, इसके अंदर टेम्परेचर को बेसिकली जो है ना वो कंट्रोल करना होता है, ठीक है।
आईवी फ्लूइड देने होते हैं, मॉनिटर करना होता है उसको वाइटली स्टेबल है, उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट ऐसे बेबी को जो है ना वो हमने देनी होती है, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ गई है, अगर उसके एचबी कम है तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी इवन आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको जो है ना वो मेंटेन रह जाए। क्योंकि हमने कहा कि ये मेटाबॉलिक है और सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन इन दी न्यू बॉर्न। तो हमारे पास यही सारी जो इन्फेक्शन है वहाँ पे होगा। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड हो गया, एसिडोसिस में अगर उसको जा रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्यों उम्र बच्चा जा रहा होता है, क्योंकि कोलैप्सिंग हो रही है, सर्कुलेटरी कोलैप्स, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की निशानी। तो आप क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना वो आप उसको लगा देंगे, तो इससे हमारे पास उसकी एसिडोसिस जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो कम हो जाएगी। फिर आपने स्टीराइडल थेरेपी के ऊपर इसको ले जाना है। सर्कुलेटरी सपोर्ट के लिए आप उसको जो है ना वो डोपामीन देंगे, ठीक है, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देंगे। और हमारे पास अगर उसको न्यूट्रोपीनिया है, ठीक है, तो न्यूट्रोपीनिया के लिए एक इम्पोर्टेंट आपको चीज़ पता होनी चाहिए। न्यूट्रोपीनिया के लिए GMCSF, ये बेसिकली क्या है, ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेजिस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेजी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स आपको देने पड़ते हैं अगर उसको न्यूट्रोपीनिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अमूमन आपके पास बेसिकली कैसे आते हैं, या तो अर्ली ऑनसेट अगर 4 दिन के अंदर आ गया, या लेट ऑनसेट है 4 दिन के बाद आ गया। अच्छा, एक दफ़ा सिनेरियो आया कि बच्चा आया 10 दिन से खाया पिया नहीं है, खांसी है, 102 का बुखार है, सेप्सिस आ गया, मतलब बुखार लाजमी होगा, ठीक है, टैकीकार्डिया है, टैकिपनिया है, माइल्ड हिपेटोमेगैली है, ठीक है। तो आपके पास क्या सिनेरियो होगा, तो आप उसके लिए क्या क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो वो आपकी सारी आ जाएंगी, ठीक है। और सबसे पहले जो है ना वो इन्फेक्शन सेप्सिस करवाने के लिए हमारे पास एक एमसीक्यू आता है, तो वो हमारे पास होता है ई कोलाई, ठीक है। इसके बाद फिर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, फिर क्लेब्सिएला हो गया, और बाकी जितने भी आ जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है ना वो हमारे पास ई कोलाई वाला आता है, ठीक है। न्यूनेटल में ई आ रहा है ना, ई, तो यहाँ से हमें याद कर लो कि ई कोलाई हमारे पास सबसे पहले वाले जो है ना इसको वो अफेक्ट करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट न्यूनेटल सेप्सिस, ठीक है। इसके बाद टार्च इन्फेक्शन, अभी मुझे बहुत नींद आई हुई, बाकी मैं नींद पूरी करके फिर आपसे शेयर करता हूँ, इस वीडियो को अपलोड करें। इफ़ यू हैव एनी करी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आज मैं बस थोड़ी देर बाद जो है ना दोबारा उठ के न्यूनेटोलॉजी कंप्लीट कर देनी है, इसको मज़ीद हमने डिले नहीं करना। हाँ, फिर नेक्स्ट जो है ना वो हम छोटे-छोटे चैप्टर पहले कवर करेंगे ताकि हमारा मैक्सिमम पोर्शन हो जाए, फिर बड़े चैप्टर की तरफ हम शिफ्ट हो जाएँगे। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। उफ़।